हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार। आज फाइनली हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर पे मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है हम ये देखेंगे। इसमें सब टॉपिक्स आते हैं: करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ पावर। बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आप अपने घर में देखते हो कि आपके जो घर पे जो वायर पड़ी रहती है उस पर करंट फ्लो होता है, वो क्या है? हम क्या कहते हैं? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर में क्या आ रही है? बिजली आ रही है। और ये इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के बहुत सारे डिवाइसेस चलते हैं। जैसे कि आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो, किससे चार्ज करते हो? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से फ़ोन चार्ज होता है। और जैसे कि आप अपने घर में वॉशिंग मशीन चलाते हो, वो भी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आप ग्राइंडर, मिक्सर वगैरह चलाओगे, उस पर भी क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। और अपने घर में यूज़ होने के साथ साथ आजकल जो ट्रेन्स हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी जो ट्रेन्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारे इंडस्ट्री में किया जाता है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे होता है कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स रहती हैं, जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब करंट जाता है तब वो मशीन चलना स्टार्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो हम फ़ोन जो हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, फ़ोन मैंने चार्ज किया था, मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की, तो हम जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आज शायद हम इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते। फिर जो आप टीवी वगैरह देखते हो, बच्चों को टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो आज हम टीवी वगैरह भी नहीं देख पा रहे होते। तो आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों ने एक चीज़ बचपन में किया होगा कि जब वो अपना स्केल होता था, ऐसा वाला स्केल होता था, तो जब आप इसको अपने सिर से ऐसे ऐसे रगड़ते थे और उसके बाद फिर इस पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कागज़ के पीस हाथ में लेके या फिर डेस्क पे रख के ऐसे ऐसे उठाते थे, तो वो ऊपर क्यों उठने लगते थे? आपने कभी ऐसा किया है कि जब ये स्केल था, आपने ऐसे इसको सिर पे ऐसे ऐसे करके खूब जोर से रगड़ा? हाँ, वो धतिन धतिन जरा डांस नहीं कर रहे, हम समझा रहे हैं। आपने जब स्केल को ऐसे सिर पे रगड़ा और फिर जब ये स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस थे पेपर के, तो वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो उठने लगते हैं और अपन उसे कहते हैं देखो जादू हो रहा है। ये जादू नहीं होता, इस पे एग्जैक्टली फिजिक्स यूज होती है। देखो, अगर आप ऐसी स्केल को बिना अपने सिर पे ऐसे रगड़े अगर उस पेपर के पास लेके जाओगे तो वो कुछ नहीं होगा, पेपर ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन आप इस स्केल को जब अपने सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे रगड़ लोगे और फिर उसको जब पेपर के पास लेके जाओगे तो पेपर ऐसे ऐसे उठने लग जाते हैं धीरे धीरे। किया होगा ना, आपने ज़रूर किया होगा, क्योंकि हम लोग भी जब बचपन में थे तो ये चीज़ें करते थे। बट यहाँ पे वो पेपर जो होते हैं वो उठने क्यों लगते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम ये स्केल को अपने सिर पे ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाता है। क्या आता है? उस पर कोई चार्ज आ जाता है। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आता है उस पर। और वही इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है किस पे? पेपर पे। और वो पेपर इसीलिए ऊपर उठने लग जाते हैं। मैंने क्या बात बताई, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जब आप इस स्केल को अपने सिर पे ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। और वही इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रहता है वो पेपर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स की वजह से वो जो पेपर रहते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं। और जब हम स्केल को नहीं रगड़ते हैं सिर पे तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता है, इसीलिए वो पेपर पे भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता और पेपर नहीं उठते। लेकिन जब हम उसको रगड़ के यूज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है और वही चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है और वो पेपर ऊपर उठने लगते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताई है। When the comb is rubbed with dry hair, जब अपन कॉम्ब को अपने सिर से रगड़ते हैं, then it get electrically charged। जो कंघी होती है या फिर स्केल होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। This electrically charged comb exert an electric force on tiny pieces of paper and attract them। फिर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होती है वो स्केल होती है, वो क्या लगाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। किस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है? पेपर पे। और इसीलिए वो पेपर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ऐसे ही वो ग्लास रॉड होती है, जब उसको अपन सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ग्लास रॉड होती है उस पर जब अपन किससे? सिल्क क्लॉथ से उसको रब करते हैं तब भी उसमें चार्ज आता है। और जैसे ही एबोनाइट रॉड होता है उसको भी अपन वूलन क्लॉथ से, मतलब कॉटन के कपड़े से उसको
उसमें भी कुछ चार्ज आ जाता है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि आप ये चार्ज वर्ड जो यूज कर रहे हो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की या किसी भी पार्टिकल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। मैंने क्या बताया, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की या पार्टिकल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। मुझे पता है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ये स्टार्टिंग है, क्लास 10th का सिलेबस आपने अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ते जाओगे, आगे मैं पढ़ाती जाऊंगी, यही सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर जो है जैसे अभी मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी, पार्टिकल्स और मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। क्या आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। फिर जो चार्ज होता है वो अब दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब हम ग्लास रॉड को किससे रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। वहीं लेकिन अगर अपन एबोनाइट रॉड को अपन किससे, वूलन क्लॉथ से रब करते हैं, घिसते हैं, तो उसमें निगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि हमें क्या समझ में आया कि चार्ज भी दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। और हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर क्या होगा जब अपन दोनों चार्ज सेम तरह के ले लें, जैसे यहाँ भी पॉजिटिव ले लिया और यहाँ भी पॉजिटिव ले लिया, तो जब दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे अपन तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। और ऐसे सेम होगा कि अगर दो हम निगेटिव चार्ज ले लें तब भी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। दो निगेटिव चार्ज हमने ले लिए और ये एक दूसरे, अगर उसको हम पास लाने की कोशिश करेंगे तो एक दूर भागेंगे वो एक दूसरे से। लेकिन अगर अपन ने अलग अलग तरीके के चार्ज लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एक लड़की और एक लड़का है, तो लड़की और लड़के का इंटरेक्शन, एक दूसरे की तरफ इंटरेक्शन ज्यादा रहता है ना, और लड़के और लड़के का एक दूसरे की तरफ इंटरेक्शन कम रहता है। क्या समझ में आ रहा है, लड़की और लड़के का इंटरेक्शन एक दूसरे की तरफ ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे एक को पॉजिटिव चार्ज मान लो, एक को निगेटिव चार्ज मान लो, तो वो दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे की ओर ज्यादा है, मतलब कि वो लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला अपोजिट चार्ज और दूसरा सिमिलर चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो अलग अलग अपन चार्ज ले लेंगे, जैसे पॉजिटिव ले लिया निगेटिव ले लिया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही एग्जांपल पे यहाँ लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट क्या है, सिमिलर चार्ज, सेम तरह के चार्ज। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अगर दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर दोनों को निगेटिव ले लिया तब भी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक को पॉजिटिव लिया एक को निगेटिव लिया तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, ये यही सिमिलर चार्ज का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। सेम होता है निगेटिव चार्ज रिपेल निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज ले लोगे और दूसरा फिर से निगेटिव चार्ज ले लोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जैसे हर चीज की एक यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो हम क्या बताते हैं कि मैं इतने किलोमीटर दौड़ लिया हूँ, इतने मीटर दौड़ लिया हूँ, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती थी, मीटर होती थी। अपन ने ये 9th क्लास में पढ़ा है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती थी, यानी कि ज्यादातर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो अब जैसे आप कोई बाजार जाते हो तो आप क्या बताते हो, आपको आलू लेना है तो आप बताओगे मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो वो जो 1 किलो है वो क्या है, यूनिट है कि मुझे कितने यूनिट सामान चाहिए, है ना। एक किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि कितने यूनिट सामान आपको चाहिए। तो वही यहाँ पे कि मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कूलम क्या होता है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इसीलिए खड़ी हूँ ताकि मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से बता सकूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से आपको समझा सकूँ। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यहाँ पे कूलम लिखते वक्त अपन सी छोटा लिखते हैं, ठीक है, और जब इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम के स्पेलिंग में सी छोटा रहता है और जब इसको अपन सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल सी रहता है। अब डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम की डिफाइन क्या होती है ना, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम क्या है, एक क्वांटिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक
चार्ज की क्वांटिटी कैसे, जैसे डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में कह सकती हूँ, तो वैसे ही अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलम में। अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलम में। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। नहीं समझ में आया, मैं क्लियर करती हूँ। देखो 1 कूलम एक ऐसी क्वांटिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि कितना फोर्स लगाती है, 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज। मतलब कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है और यहाँ पे एक कोई चार्ज है। जब ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रहेंगे, क्या मैंने कहा, ये दो कोई चार्ज है और ये दो चार्ज जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रहेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो चार्ज कितना फोर्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन। न्यूटन आपको पता है, न्यूटन क्या होती थी, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, कितना फोर्स लग रहा है ये हमें न्यूटन से पता चलता है। ठीक है, तो आप 1 कूलम को कैसे डिफाइन करोगे, फिर से एक बार मेरे साथ बोलो। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 × 10⁹ Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। ठीक है, ये दोनों जो चार्ज रहेंगे वो एक इक्वल चार्ज रहेंगे। क्या मैंने बता रहा है कि दो कोई चार्ज ले लो, वो इक्वल चार्ज होने चाहिए और उनको एक दूसरे से कितने दूरी पे रखो, 1 मीटर की दूरी पे रखो। जब आप उनको दो इक्वल चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और जब ये फोर्स लगाएंगे इतना, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम का जो है वहां पे चार्ज है। क्या कहेंगे, 1 कूलम का वहां पे चार्ज है। अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 9th में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना। न्यूट्रॉन पे क्या होता था, कोई भी चार्ज नहीं होता था, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता था। याद आ रहा है आपको, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता था। हमने 9th में केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा था कि ये दोनों में चार्ज होता है, कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि इसमें कितना चार्ज होता है ना। जैसे मुझे पता है कि मेरा वेट कितना है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना चार्ज है ना, मेरे पास कितना चार्ज है। तो यहाँ पे देखो, अ प्रोटॉन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सबसे पहले तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और फिर एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ये ऐसे ऑर्बिटल रहते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहा करते थे, ये सब है ना, और अंदर से ये न्यूक्लियस रहता था, न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता था। तो देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता था, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और मैंने अभी आपको बताया था कि अपोजिट चार्ज जब रहते हैं, प्लस माइनस जब अपोजिट चार्ज रहे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग के क्यों नहीं चले जाते, इसलिए नहीं चले जाते क्योंकि इन पे अलग अलग चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। जब ये दोनों का अलग अलग चार्ज रहता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अगर इनका डिस्टेंस 1 मीटर रहे तो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। समझ में आ गया। सो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19
कूलम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसको अपन को सॉल्व करना है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो अपन समझ में आने लग जाते हैं धीरे धीरे, बट उन कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस चीज में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आप इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ बताती हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जब हम 1 कूलम चार्ज लेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे 1 किलो में हम कहते हैं कितने आलू चढ़े हैं, तो उसी तरह से जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज रहेगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि चार्ज कितना होता है, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। मतलब जब चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 रहते हैं। अब हमें क्या पता लगाना है, 1 कूलम चार्ज में कितना चार्ज रहता है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सॉरी, हमें क्या पता लगाना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ चार्ज इज 1 कूलम then number of electron, जब चार्ज कितना है, चार्ज 1 कूलम है, यहाँ पे चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज कितना रहना चाहिए, 1 कूलम रहना चाहिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, और फिर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे जैसे कि ये -19 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 90 अपॉन में 1.6, समझ में आ रहा है। फिर इसको आप कैसे कर लो कि इसका 10 एक बाहर कर लो और इसको 10 टू द पावर 18 कर लो और यहाँ पे 1.6 कर लो। जब इसको आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब चार्ज कितना रहता है, चार्ज जब 1 कूलम रहता है तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या समझ में आया, जब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि होती है कूलम is equivalent to the charge contained in 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। हम क्या कह सकते हैं, जो कूलम होता है, जो किसकी SI यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है, वो किसके इक्वल होती है, चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 into 10 to the power 6.25, वैसे इसे रीड करते हैं, सॉरी, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई ये चीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। वो बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रही, फिजिक्स वाले कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर नहीं, कंडक्टर। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर को सबसे पहले मैं बता रही हूँ, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देखो, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है, वो पास हो सके। जैसे कि जो आपके घर में तार पड़ी होती है, वायर डली हुई होती है, बिजली फिटिंग जब होती है तो तार डलती है ना, तो वो जो तार होती है उसके अंदर आपने देखा है, उसको कभी जब छीलते हैं लोग, उसे उसकी कवरिंग को, बाहर के पार्ट को जब निकालते हैं तो उसके अंदर कॉपर की वायर निकलती है ना, कॉपर की वायर निकलती है। और वो कॉपर वायर को अपन क्या कहते हैं, वो कॉपर वायर कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। कंडक्टर की डिफाइन मैंने क्या बताई, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ऐसे सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो हमारे घर में वायर रहती है वो किसकी रहती है, कॉपर की रहती है, और उससे क्या होता है कि करंट फ्लो होता है ना। और करंट के फ्लो होने को ही हम क्या कहते हैं, करंट के फ्लो होने को अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी तार से करंट जा रहा है, ये चीज को ध्यान से समझो, जब हम कहते हैं कि हमारे घर की जो वायर है उससे तार में करंट जा रहा है,
तो हम क्या कहना चाहते हैं कि उससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डिफाइन क्या होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन क्या होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई भी आप वायर लेते हो उसमें करंट पास हो रहा होता है तो आप क्या कहोगे कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, है ना। और यही जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट बह रहा है। और करंट कैसे सब्सटेंस से बहता है, हर चीज से तो करंट पास नहीं हो जाता है ना, करंट वायर वगैरह से, मेटल से पास होता है। वायर क्या है, एक कॉपर वायर क्या है, एक मेटल की वायर है ना। सो यहाँ पे मैंने वही चीज बता रखी है, पहले भी मैंने डिफाइन बताई। कंडक्टर की डिफाइन क्या होती है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास हो सके, जा सके, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल देखोगे, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी और भी मेटल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल दिए, सिल्वर, कॉपर, मेटल। वैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सिल्वर, चांदी होती है, उसमें सबसे अच्छे से करंट फ्लो होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, है ना। सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर में सबसे अच्छे तरीके से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि हम सिल्वर की वायर अपने यहाँ क्यों नहीं डलाते। आपने जैसे कहा कि मैंने अभी बताया ना कि सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कहोगे कि हम अपने घर में बिजली की तार में वो क्यों सिल्वर की वायर क्यों नहीं लगवाते, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, वो महंगा पड़ता है ना। और उसके बाद जो फिर होता है तो कॉपर में, सिल्वर में सबसे अच्छे तरीके से करंट फ्लो होता है, फिर उसके बाद कॉपर में होता है, ठीक है। तो अपने घर में जो लगी होती है वो कॉपर की वायर, नाइक्रोम की वायर यूज होती है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं रहती है एज कम्पेयर टू सिल्वर। चांदी की तार लगवाओगे अपने घर पे तो चोर तो तुम्हारे घर की बिजली की तार ही मतलब ले जाएंगे। सही बता रहे हैं, चांदी तो ले ही जाएंगे ना। इसीलिए हमारे घर में क्या होता है, कॉपर की वायर लगी रहती है, क्योंकि कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसा सब्सटेंस, मतलब ऐसे चीजें जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, देखो, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना हो। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ऐसा सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, मतलब कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप अपने फोन को चार्ज करते हो तो उसका चार्जर रहता है, तो उसको आपने कभी अगर ओपन किया होगा तो उसके अंदर वायर रहती है ना, वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है, लेकिन वायर के बाहर रबड़ लगाई जाती है, वो रबड़ का चार्जर रहता है ना, रबड़ टाइप में, तो वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। बाहर का पार्ट इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर क्यों होता है, उससे कभी अपन को करंट लगता है, कभी बाहर वाले पार्ट से, प्लास्टिक से हमें करंट नहीं लगता, इसीलिए तो वो अंदर वायर डली रहती है जिससे करंट फ्लो होता है, और बाहर वो लगा रहता है, मतलब रबर की कवरिंग रहती है। वो रबर की कवरिंग क्या रहती है, इंसुलेटर रहती है, ताकि उससे हमें करंट ना लगे, क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते, इसीलिए उससे करंट भी फ्लो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। सो यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर की डिफाइन, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे, रबड़ हो गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ग्लास हो गया, पेपर। क्या आपने कभी पेपर से करंट जाते हुए देखा है, कभी नहीं देखा है ना, तो इसीलिए। और आपने देखा होगा जो हमारे प्लग होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप प्लास्टिक भी ऐड कर सकते हो, है ना। प्लास्टिक, जो हमारे प्लग होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं ना, कूलर वगैरह के जो प्लग होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, तभी तो हम जब उसको प्लग को लगाते हैं, बटन चालू भी रहती है, करंट उससे जा भी रहा होता है तब भी, लेकिन हम उसके जब वो प्लास्टिक के पार्ट को छूते हैं तब हमें करंट नहीं लगता। क्यों, करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रिक चार्ज असल में फ्लो नहीं होते। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इंसुलेटर है। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड
इंसुलेटर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में, कंडक्टर में चार्ज फ्लो होते हैं लेकिन इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होते हैं, इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है? मतलब अंदर से अगर अपन देखें, अंदर एकदम डीप में जाके, तो इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि एक में करंट फ्लो होता है कंडक्टर में और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है? तो देखो, कंडक्टर का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कॉपर वायर ले लो, ठीक है। कॉपर वायर क्या है? एक मेटल है, और जो मेटल होते हैं उसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया था, प्रोटॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता था और न्यूट्रॉन रहता था और बाहर इलेक्ट्रॉन रहता था। तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या ये वर्ड को नोट करना, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो आसानी से मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, कॉपर क्या है? मेटल है, और जो मेटल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड में नहीं रहते हैं, एकदम ज़्यादा कसाव में या फिर खूब तेजी से उस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं रखा होता है, ठीक है। वो लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब कि हल्का जरा सा उन पे फोर्स रहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पे, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स से वो नहीं पकड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, मतलब कि फ्री का मतलब क्या है? हम जैसे हम कह देते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमको फ्री छोड़ दिया है, मतलब कि तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। तो वैसे कंडक्टर में, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये आसानी से मूव करते रहते हैं। क्या मैंने बताया? मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आसानी से मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं, मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये चार्ज मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बिजली पास हो रही है ना। और इंसुलेटर में क्या रहता है? जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो टाइटली बॉन्ड रहते हैं उनके न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पकड़ के रखता है न्यूक्लियस इनको, किनको? इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को। जो इंसुलेटर रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अंदर, वो बहुत ज़्यादा टाइटली एकदम उसको न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, और वो फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते। फ्लो कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है इंसुलेटर में, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, all the conductors have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atom। हर एक कंडक्टर के पास ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो लूजली हेल्ड रहते हैं, किससे? न्यूक्लियाई से। समझ में आ गया ये चीज? न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। These electrons are called free electrons। और ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। And can move from one atom to another atom throughout the conductor। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सकते हैं, और यही प्रॉपर्टी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और यही चीज लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। क्या मैंने बोला? द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स इट अ कंडक्टर। फिर वैसे ही सेम यहाँ पे इंसुलेटर के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? इंसुलेटर में, वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं किससे? न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम से। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर which can move from one atom to another, and insulator does not allow electric charge to flow through it। इसे आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। नोट कर लिया आप लोगों ने? सो मैंने क्या बताया कि इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, और जो कंडक्टर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इंसुलेटर से
इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो नहीं होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं, एक न्यूक्लियाई के एटम से दूसरी न्यूक्लियाई के एटम तक जा सकते हैं, और इसीलिए जब वो मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको डिफाइन बताती हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आप कहोगे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आपने क्या पढ़ाया? अभी मैं समझाती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, और एक चार्ज आपका कहीं इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब कि बहुत दूर, ठीक है, क्या बहुत दूर, मस्ती मजाक नहीं पढ़ाई करते। तो मैंने क्या बताया कि एक इंफिनिटी पे एक चार्ज है, ठीक है, इंफिनिटी पे क्या है, एक चार्ज है, उसको अपन मान लेते हैं ये इंफिनिटी कहीं बहुत दूर से कोई एक चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज को हमको उठा के लाने में और किसी एक पॉइंट P तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने क्या बताया कि एक इंफिनिटी पे, मतलब इंफिनिटी पे एक चार्ज है और उस चार्ज को उठा के लाने में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैंने P ले लिया, तो उस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से डिफाइन पढ़ो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, कितना काम किया हमने, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आ गया कि इंफिनिटी से कोई भी एक चार्ज को उठा के किसी एक पॉइंट तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, V सिंबल से। तो जब भी आपको V लिखा दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें गिवन है। अब जैसे हर चीज की यूनिट होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जब हम चलते हैं, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसकी मीटर यूनिट होती है, किलोमीटर यूनिट होती है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है? सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, VOLT, वोल्ट, स्मॉल v रहता है, आप ध्यान देना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। मेरे साथ फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट या फिर यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट को, इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और उसे किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। यहाँ पे कैपिटल V से। समझ में आ गई इतनी बातें? तो मैं आगे बताऊँ। अब मैं आगे बता रही हूँ 1 वोल्ट की डिफाइन। 1 वोल्ट SI यूनिट तो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बट उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हर चीज की फिजिक्स में डिफाइन होती है। तो 1 वोल्ट की डिफाइन देखते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि 1 जूल वर्क हमने किया है। 1 जूल वर्क हमने किस पे किया है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ तक लाने में, उस पॉइंट तक लाने में। मैंने क्या बोला कि अगर हमें बता रहा है कि पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है। पोटेंशियल 1 वोल्ट का मतलब क्या है कि हमने 1 जूल ऑफ वर्क किया है। कितना वर्क डन हमने किया है, 1 जूल वर्क किया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, कहाँ से, इंफिनिटी से कहाँ तक लाने में, उस पॉइंट तक लाने में। वही चीज यहाँ पे मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ। अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आ गया? एक वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 जूल वर्क डन किया गया है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाने में, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में। सो आप चाहो तो इस डिफाइन को नोट कर लो, ये एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, और बच्चे इसी पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस डिफाइन को लिख लो आप लोग और इसे याद भी कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया कि 1 वोल्ट की डिफाइन क्या है? क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ूं मैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ लिया क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि हम यहाँ इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक पी पे कोई एक चार्ज 1 यूनिट चार्ज लेके आ जाते थे पी तक। अब देखना, जब हम एक चार्ज कोई इन्फिनिटी पे रहा होगा उसको ये इस पॉइंट तक लेके आए, एक और चार्ज रहा होगा उसको अपन पॉइंट क्यू तक लेके आए। अब ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के बीच में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे ये चीज समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे ये एक्यूरेट डिफाइन ये वाली, आप एग्जाम में ये वाली डिफाइन लिख के आना। मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में समझाना चाह रही थी इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी है, बट आप नीचे वाली लाइन को ध्यान से समझो, ठीक है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैंने लिखा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर चार्ज कह लो आप, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से हम कोई एक चार्ज दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं और इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब कोई पॉइंट को अपन इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं और उसमें जो वर्क डन हमने किया है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या लिखा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other point। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, मान लो ये QP है और ये Q है, तो जब हम Q से किसी भी एक चार्ज को पॉइंट P तक लेके जाते हैं तो यहाँ पे जितना हमने वर्क डन किया उसको अपन क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इन्फिनिटी से कोई भी एक चार्ज को किसी भी एक पॉइंट तक, पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? दोनों में कंफ्यूज, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दो अलग अलग टर्म है, इन पे कंफ्यूज मत होना। देखो, फिर से एक बार बताती हूँ, मैं बार बार चीजों को इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर तरीके से कोई भी डाउट ना रह जाए कहीं पे, क्योंकि ये छोटे छोटे डाउट्स अगर आपको बेसिक अभी से रहने लग जाएंगे तो ये छोटे छोटे डाउट से मिलके बड़ा सा डाउट बना देते हैं और फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि हर टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो जब आप छोटे छोटे शुरुआत से टॉपिक्स को समझते चलोगे तो आपका जो फ्लो रहेगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो अच्छी हो जाएगी ना। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए आप हर पॉइंट को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कॉपी पे अच्छे से नोट करते चलो, अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलो प्रॉपरली, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, आपकी छोटी छोटी गलतियां ना हो। तो मैं क्या बता रही थी, ये सब बातें मोटिवेट करने लग जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बट मैं क्या बता रही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई भी चार्ज लेके जाएं और उस पर जितना हम इस चार्ज को यहाँ से लेके जाने में जितना हमने वर्क डन किया उसको अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? जब इन्फिनिटी से कोई भी एक चार्ज को अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए तो तब हम क्या कहते हैं? उसे लेके आने में जितना हम वर्क डन करते हैं उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को अपन इन्फिनिटी से लाते हैं,
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और उसमें जितना वर्क डन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाते हैं और उसमें जितना वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दोनों में क्लियर हो गया आपको, अब कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। हो गया है ना अभी तक इतना पार्ट क्लियर। अब मैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बताया मैंने, हमने कितना वर्क किया है किसी एक पॉइंट से, यहाँ पॉइंट P था और यहाँ Q था, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने में किसी भी एक चार्ज को हमने कितना वर्क डन किया है उसको ऊपर रखते हैं, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी मतलब कि वो कितने यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज था, 2 यूनिट चार्ज था, उससे अपन डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अब आप लोग काफी लोग कहोगे कि क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में देगा तो आप इसे सीधे V लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस ही गिवन रहता है, क्योंकि इन्फिनिटी की तो हम हर वक्त बात नहीं कर सकते ना कि हम इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं, क्या पता भाई इन्फिनिटी कहाँ है, कितना दूर है, कहाँ से चार्ज ला रहे हैं, इसीलिए आपको एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ही यूज होगा। हालांकि दोनों टर्म लगभग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। हमें क्या एग्जाम में क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन रहेगा, इसीलिए हम फॉर्मूला भी किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, Q से। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब वर्क डन, और Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। Q से हम किसी भी एक चार्ज को लेके जाएंगे किस तक, P तक, कि जब किसी भी एक चार्ज तक तुम लेके जाओगे तो तुम कुछ वर्क करोगे, और वही वर्क डन यहाँ पे ऊपर रखते हैं। और कितना चार्ज, कितने यूनिट ऑफ चार्ज तुम लेके गए हो सकता है 1 यूनिट चार्ज लेके गए हो सकता है 2 यूनिट चार्ज लेके गए हो, तो जितना भी चार्ज लेके जाते हैं उसको अपन नीचे रखते हैं। फिर सेम है कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती थी, या फिर यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, वैसे ही सेम SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्ट को अपन क्या कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अपन वोल्ट को कैसे बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड देन द वर्क डन इज नोन एज 1 वोल्ट। किसी भी एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाने में जितना हम वर्क करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट। और अगर 1 यूनिट चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और यहाँ तक, तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 वोल्ट वर्क हमने किया है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा। फिर से एक बार डिफाइन करती हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the another। समझ में आ गई इतना, समझ में आया इतना, क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, आगे प्रोसीड करूं, समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो। अच्छा, यहाँ पे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, उसे एग्जैक्टली हम मेजर कैसे करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको और आगे चल के अच्छे से समझ में आएगा जब इसी चैप्टर में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे चीजें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैसे चीजें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जहाँ पे ये पार्ट अच्छे से डिटेल में आएगा तो वहाँ पे मैं इसको फिर से पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा आप इसे नोट कर लेना, बाद में मैं आगे वाले लेक्चर्स में इसे आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
तो देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। ठीक है, आपसे याद रखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। और ऐसे एक डिवाइस होता है हमारा एमीटर, जो कि करंट मेजर करता है, वो सीरीज में कनेक्ट होता है। लेकिन वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? फिर से बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और ये जो वोल्टमीटर होता है वो किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है। किसके साथ? अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। फिर से ये वाला लाइन पढ़ते हैं, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हम हमेशा किस में प्लेस करते हैं? सीरीज में लगाते हैं। देखो, सीरीज का मतलब मैं यहाँ से किस तरह से कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं रहा, वो कहते हैं ना, रहा नहीं जा रहा है मुझसे, तो आपको बिना समझाए मुझसे रहा ही नहीं पड़ेगी, चैन नहीं आएगा। तो देखो, जैसे कि ये आपका कोई भी ये सुनचो आवाज आ रही है मार्कर की, ये कोई भी मैं कह सकती हूँ ये कोई आपका रेजिस्टेंस है, कोई भी आपकी वायर वगैरह है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, एक ही आपकी वायर है। आप मैंने पूछा कि ये पॉइंट P है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट ये Q है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि P Q के अक्रॉस, इतने के अक्रॉस इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे कि एक चार्ज को मैंने Q से उठाया और P तक मैं ले गई, यहाँ पे मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, कोई पर्टिकुलर यूनिट का चार्ज मैंने उठाया होगा, तो उस चार्ज को जो चार्ज था Q से लेके जाने में P तक में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ये चीज तो ठीक है। बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जब अपन को मेजर करना होगा तो अपन क्या करेंगे, इसके यहाँ से लेकर के एक पैरेलल में से वोल्टमीटर डिवाइस होता है, ये पैरेलल में हम लगा देंगे। ये ऐसा लगना, इसे हम कहते हैं पैरेलल में लगा हुआ है। ये आप देख लो, इसे पैरेलल में लगना कहते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा होता, ऐसा होता, और यहीं पे अपन एक डिवाइस लगा देते, ये एमीटर होता है, इसे अपन कहते हैं कि ये सीरीज में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो एमीटर, मैंने ए फॉर एमीटर होता है और वी फॉर वोल्टमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का मैंने आपको डिफरेंस बताया है हालांकि, बट नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे सीरीज और पैरेलल का अलग से ही पूरा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट के क्रॉस हम कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, जहां भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखो, अ वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। इसका मतलब क्या है? देखो, अब अपन कहेंगे कि ये वायर से हमारा कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो जब ये करंट फ्लो होगा तो वोल्टमीटर भी थोड़ा बहुत करंट ले ले, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना, कि जैसे ये वायर आप कह रहे हो कि ये वायर है और इससे करंट जा रहा है, और आप इसके अक्रॉस पे वोल्टमीटर लगा दियो। जब वोल्टमीटर लगा दिए हो तो ये वोल्टमीटर भी थोड़ा बहुत करंट लेने लग जाए, लेकिन ये वोल्टमीटर बिल्कुल भी करंट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर को जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि अपन को यहाँ पे क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अब यहाँ पे देखो, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, जब अपन वर्क करते हैं, ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है पावर एंड एनर्जी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो होता है, उसमें हमने पढ़ा है कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज हो रही होती, लॉस हो रही होती है ना। होता है ना कि जब हम कंटिन्यूसली दौड़ते जाते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो लॉस हो रही होती है। तो जितना वर्क हमने किया, जितना काम हम करेंगे, उतनी एनर्जी हमारी लॉस होगी। तो यहाँ पे चाहे तो एनर्जी पूछे या तो चाहे वर्क पूछे, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बता दिया कि जितना आप वर्क करते हो उतनी आपकी एनर्जी लूज होती है, खत्म होती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम,
मतलब हर एक कूलम को, मतलब कि एक कूलम को, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता होता था, क्या होता था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। V क्या होता था, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू मूव। तो यहाँ पे देखो V अपन को कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है। वोल्ट यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐसा यूनिट वगैरह मेंशन करो या ना करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6। फिर वर्क डन तो हमें कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करो या फिर एनर्जी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन W लिख लिए। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू मूव, ईच कूलम की बात कर रहा है, क्या ईच कूलम मतलब हर एक कूलम ऑफ चार्ज मूव करने के लिए, यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव मतलब 1, ईच कूलम की यहाँ पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर 1 को तो इधर ले जाओगे, 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे इक्वल टू W, तो क्या हो जाएगा 6 जूल वर्क। यहाँ पे जूल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जो वर्क की या फिर एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। या आप ध्यान रखना कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वोल्ट की ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, आप भी याद रख लो, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। वर्क की क्या होती है, जूल, ऐसा यूनिट होती है जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज की क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है कूलम, ठीक है, कूलम। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, और ये जूल जरूर लिख के आना, नहीं तो पेपर में मार्क्स कटते हैं। 2 मार्क्स का अगर इतना क्वेश्चन आएगा, हाफ मार्क्स आपके इसके कट जाएंगे जबरदस्ती के। जे नहीं लिखा आपने मतलब आपके मार्क्स कट हो गए, तो ऐसा नंबर कट होने वाला रिस्क हम ले क्यों एग्जाम में, है ना, हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट जरूर मेंशन करना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ईच कूलम की बात कर रहा था इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 लिखा और सॉल्व कर दिया, तो 6 जूल अपना वर्क डन या फिर एनर्जी आ गई। समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। यहाँ पे अपन को क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, डायरेक्ट वर्क ही गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में एनर्जी लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट वर्क लिखा है, तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, वर्क करना है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बताओ जल्दी से, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको डायरेक्ट नहीं गिवन है, बट वो 2 पॉइंट्स का गिवन है ना। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, V को कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट का गिवन है अपन को, तो अपन इस पॉइंट से कहां से 128 से माइनस कर लेंगे 118 वोल्ट को, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पॉइंट, किस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट इतना टू अ पॉइंट इतना। यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट को अपन P मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन Q मान लेते हैं। अब ये P पॉइंट से Q तक अपन कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट से लेके जा रहे हैं 118 वाले पॉइंट से अपन किस टू अ पॉइंट कहां तक लेके जा रहे हैं, 128 तक। तो Q माइनस P यहाँ पे अपन करेंगे, तो यहाँ पे निकल आएगा, क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। V इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपना आ जाएगा। फिर इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ जो मैंने समझाया, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं अपन। देखो V आ गया। इस क्वेश्चन में यही बस निकालना थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी क्या था, डायरेक्ट ही था, बट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले, इसीलिए मैं बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो V अपन डायरेक्ट 10 रख देते हैं, 10, W अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है, और Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपन को गिवन है 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको अपन इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वर्क अपन का कितना निकल आएगा, 20 जूल। वर्क की क्योंकि ऐसा यूनिट होती है जूल, इसीलिए यहाँ पे मैंने जूल लिखा है। आसान से क्वेश्चन था, ऐसा कुछ कठिन नहीं था, बट यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट एट टू द पॉइंट, ये याद रखना कि किस पॉइंट से कहां तक अपन लेके जा रहे हैं। और आगे सबसे पहले क्या रखते हैं, जहां पास चीज आई है, कहां से 118 से कहां तक गए हैं, 128 तक। ये चीज समझ में आ गई।
सो आप डायरेक्ट V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू फॉर्मूला लगाओगे, V ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, फिर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा अपना 20 जूल जो कि है वर्क डन। ठीक है, समझ में आ गया? सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा। मैंने आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको ये मेरे साथ पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है। मस्ती के साथ हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे सारे लेक्चर्स में हम हर आसान से आसान, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को एक आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट में आप स्ट्रांग हो सको और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर सको। थैंक यू सो मच, आपने ड्रीम क्लासेस में मेरे साथ फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 कंप्लीट किया है। ऐसे ही मोर लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ ड्रीम क्लासेस में पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।